नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं बिरला संस्थान में पिछले 18 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और वर्तमान में परीक्षा विभाग में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने देश विदेश में 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बाइक यात्राएं की हैं, जिनका अनुभव साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे प्रकृति से बचपन से ही प्यार रहा है, तो बचपन में हमेशा किताबें पढ़ा करता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ा करता था, कुछ मैगजीन्स थी उनको पढ़ा करता था। तो बचपन से एक ललक थी कि इस तरह की यात्राएं मुझे भी करनी है। बिमटेक में आने के बाद बिमटेक की तरफ से कई सारे टूर ऑर्गेनाइज किए गए। जो पहला टूर हमारा था वो था माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा। उसको करने के बाद वहाँ से मुझे थोड़ी सी और प्रेरणा इन सबको करने में मिली और वहीं से मेरी असल यात्रा शुरू होती है प्रकृति को नज़दीक से निहारने की और संस्कृतियों को करीब से देखने की। 2006 से 2014 तक बिमटेक ने हर वर्ष कोई ना कोई यात्रा ऑर्गेनाइज की, जिसमें मैंने हर वर्ष पार्टिसिपेट किया। 2013 में मेरी शादी हुई और 2015 में मेरी पहली बाइक यात्रा मेरी पत्नी के साथ शुरू की और वहीं से हमारी बाइक यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। 2015 की बद्रीनाथ यात्रा के बाद जो यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें मुझे मुख्य प्रेरणा मिली अपने परिवारजनों से और बिमटेक के निदेशक डॉक्टर एच चतुर्वेदी सर से। और अंत में 3 साल के बाद 2018 में यही प्रेरणा आधार बनी अब तक की सबसे लंबी और दुर्गम बाइक यात्रा, यहाँ से भूटान और नेपाल। मुख्यतः मेरा विचार नेपाल जाने का था। नेपाल में एक जगह है मुस्तांग वैली, जो कि काफ़ी दुर्गम है, लेकिन वहाँ के लिए एक भारी फीस आपको जमा करनी होती है। पोखरा नेपाल से उसके लिए परमिशन मिलती है, जिसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो इतना समय मेरे पास नहीं था कि मैं किसी एक जगह रुककर एक जगह जाने के लिए केवल परमिशन के लिए कुछ दिन खर्च करूं। 2018 में कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं ऑफिस से 10 दिन स्पेयर करने में कामयाब रहा। इसके बाद यात्रा शुरू करने के लिए कुछ प्लानिंग की गई। जैसे मैंने सैडल बैग खरीदे बाइक के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कपड़े भी चाहिए होते थे हमें, जिनमें वुलन कपड़े मुख्यतः आपका स्पेस लेते हैं। तो सैडल बैग बाइक पर लगाए एंड यहाँ से कुछ जरूरी कागजात लेकर हम लोग निकल गए। लेकिन ये भी डिसाइड नहीं था कि नेपाल पहले जाएंगे या भूटान पहले जाएंगे। नेपाल पहले जाने का इरादा इसलिए फिर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि रास्ते में पता चला कि वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, भारी फीस लगती है। तो प्लान को डाइवर्ट करके भूटान के लिए रवाना हो। रवानगी के बाद जो पहला नाइट स्टे किया हम लोगों ने वो अयोध्या में था। सेकेंड नाइट स्टे बिहार के दरभंगा में। तीसरा नाइट स्टे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एंड चौथा नाइट स्टे कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद में भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान में पहला रात्रि विश्राम भूटान की राजधानी थिम्पू में था। यहाँ पहुँचने के बाद सुबह मैंने तैयारी की थिम्पू में ही एक ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ से 360 एंगल का व्यू दिखता है, जो कि बहुत सुंदर जगह थी। वहाँ पर बनी भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची धातु की बनी मूर्तियों में से एक। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई दर्जन परियों की धातु की बनी हुई मूर्तियां भी हैं और बहुत सुंदर है। मैं इसको शायद शब्दों में बयान ना कर सकूं, लेकिन ये एक जगह ऐसी है जहां से पूरे थिम्पू का व्यू बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। हालांकि इस जगह पहुंचने के लिए मुझे ग्रेटर नोएडा बिरला संस्थान से 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ी और 4 दिन का समय इसमें लगा। थिम्पू के बाद मेरा अगला जो टारगेट था वो था पारो। पारो में शायद आप सभी लोग जानते हो कि टाइगर नेस्ट एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है, जहाँ देश विदेश के अनेकों पर्यटक हर साल हमेशा आते रहते हैं। ये एक पहाड़ी पर बिल्कुल कोने पर बनी एक ऐसी मोनेस्ट्री है जो देखने में लगता कि काफ़ी डेंजरस जगह पर बनी हुई है। और इसकी प्रेरणा बेसिकली मिली मुझे कई तरह के जो समाचार पत्र आते हैं, मैगजीन्स हैं, उनके कवर फोटो पर हमेशा देखता था कि भूटान की एक मोनेस्ट्री की फोटो लगी है। इसको देखने बाद थोड़ा मन में उत्सुकता हुई, इस जगह को देखने की इच्छा हुई, तो कुछ इसके बारे में जाना। तब जाकर पता चला कि ये पारो नामक एक जगह है जो भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा भी है। इसकी दूरी थिम्पू से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। तो मेरे रूट में शामिल था और थिम्पू के नज़दीक भी था, तो इसलिए मैंने थिम्पू के बाद इसका चुनाव किया। सच कहूँ तो टाइगर नेस्ट जो मुख्यतः जो मेन नाम है इसका वो टक्सांग लखांग है, लेकिन टाइगर नेस्ट के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर जाना सपना तो था ही,
लेकिन इसके साथ मेरा एक रोचक और बुरा अनुभव भी शामिल है। हुआ ये कि जब मैं टाइगर नेस्ट जाने के लिए शाम को एक प्लानिंग कर रहा था कि अगली सुबह को कैसे इसको आसानी से इस ट्रैक को पूरा किया जा सके, तो मैं और पत्नी जी दोनों बाइक लेकर निकले। तो जहाँ पर रास्ता ख़त्म होने वाला था वहीं पर कुछ घर भी बने हुए हैं, और अक्सर ऐसा पहाड़ में देखा जाता है कि जिनके पास मवेशी ज़्यादा होते हैं या भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं, वो लोग अपने पास कुछ कुत्ते रखते हैं जो हिंसक जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। काफ़ी निडर कुत्ते होते हैं। और पहाड़ी रास्ते में मैं चलते चलते मेरी बाइक की स्पीड मुश्किल से 30-35 की रही होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा की स्पीड में पकड़ भी नहीं सकता था। तो शाम का समय था। 5 कुत्ते अचानक से बाइक के सामने आए और जैसे ही गति धीमी हुई वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बाइक मुझे मजबूरन रोकनी पड़ी, क्योंकि एक तो कुत्ते सामने थे और सामने मोड़ भी था। अब हुआ ये कि 2 कुत्ते सामने, 2 कुत्ते बगल में और एक कुत्ता पीछे। मेरे उल्टे हाथ की दिशा में खाई थी जहाँ पर बाड़ लगी हुई थी, तो आगे भी जाने का रास्ता बंद और पीछे जा नहीं सकता था। अब मेरे सामने एक समस्या ये थी कि इन कुत्तों से अपना बचाव क्या कैसे जाए। मैंने हालांकि आर्मी बूट पहन रखे थे, ग्लव्स भी थे हाथों में, लेकिन पत्नी जी की चिंता मुझे ज़्यादा थी। उनको मैंने अपने पीछे किया, सामने की तरफ बाइक को लिया और कोशिश की कि बाढ़ से कोई डंडा निकालूं, लेकिन डंडा निकालने में परेशानी ये थी कि बाढ़ कांटोदार। अब इतना समय नहीं था कि जो मैं सोच रहा हूँ उनको करूँ। कुत्ते गुर्राने लगे और मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि कुछ ही सेकंडों के अंदर ऊपर वाले की कृपा कुछ ऐसे रही कि जो मकान मालिक था वो पीछे कहीं गाड़ी से आ रहा था, उसने सारी स्थिति को भांप, उसने इमीडिएटली गाड़ी मेरे पास आकर रोकी और कुत्तों को बुलाया। थैंक गॉड, यकीन मानिए कि एक बहुत ही बुरा हादसा मेरे साथ होते होते बच गया। जीवन में ऐसे अनुभव मेरे साथ 1 या 2 बार ही हुए हैं, जिनमें से ये वाला अनुभव बहुत खराब हो सकता था, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता था जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में या अपने आसपास में कुत्ते होते हैं, आप बाइक से जा रहे हैं वो आपको चेज करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी एक नेचुरल प्रवृत्ति है। लेकिन आप बाइक धीमी करेंगे वो शांत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मैंने बाइक धीमी की तो उनको लगा कि उनको एक शिकार मिल गया है या उनको मुझ पर अटैक करने का एक अच्छा मौका मिल गया है, जो मेरी एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। लेकिन थैंक गॉड कि मकान मालिक समय पर पहुँच गए और उन्होंने मुझे एक बुरी स्थिति से बचा दिया। 2 रात 3 दिन भूटान में व्यतीत करने के बाद मैंने अगला प्लान बनाया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जाया जाए, क्योंकि पहले जो प्लान था मेरा वो था मुस्तांग वैली का, लेकिन वो इसलिए मैं उसको अमली जामा नहीं पहन पाया क्योंकि वहाँ पर एक तो फ़ी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से परमिशन लेने में न जाने कितना समय लगे। तो अगली सुबह टाइगर नेस्ट पूरा करने के बाद मैं भूटान से वापस आया और पश्चिम बंगाल और नेपाल के बॉर्डर मेचीनगर से मैंने नेपाल के लिए एंटर किया। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि नेपाल में मुझे मुश्किल से परमिशन लेने के लिए आधा घंटा लगा होगा, क्योंकि वहाँ केवल बाइक की आरसी देखी जाती है और उसके ही बिहाफ पर आपके कागजात तैयार किए जाते हैं। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन या ऐसा कुछ प्रूफ नहीं। जबकि भूटान में सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और बायोमेट्रिक लिया गया था। मुझे लगभग 3 घंटे का समय इसके लिए देना पड़ा था। हाँ, भूटान में एक बात जरूर है, मैं जब गया था तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड मान्य नहीं है, आप वोटर ID कार्ड के बिहाफ पर एंट्री ले सकते हैं। मेचीनगर बॉर्डर से नेपाल में एंट्री करने के बाद में मुझे काठमांडू पहुंचना था, जो मेरे ख्याल से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो पहली रात एक जगह पड़ती है सिंधुली में रुका, उसके बाद फिर अगली रात काठमांडू में। सिंधुली में काफ़ी जिगजैग रोड हैं जो जापान के सहयोग से बनाई गई हैं, एंड अगर आप वहाँ पर चलकर देखेंगे तो वो दिखती भी है कि ये रास्ता आम तकनीक से नहीं बनाया गया है। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रास्ता है और गहरी खाइयाँ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस रास्ते को पार करने में मुझे काफ़ी कठिनाई आई, काफ़ी समय भी लगा। मेरी उम्मीद से ज़्यादा समय मुझे इसमें लग गया। काठमांडू में आने के बाद मैंने वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इसके बाद फिर मैंने अपना आगे का प्लान, जो नेपाल से और पोखरा, ये काठमांडू और पोखरा के बीच में जगह पड़ती है मनोकामना मंदिर, यहाँ पर जाने का प्लान बनाया। एंड यहाँ से फिर मैं वापस गोरखपुर के लिए रवाना होता। दोपहर तक मनोकामना मंदिर के दर्शन करने के बाद मुझे शाम होने लगी थी और अभी भी भारत और नेपाल का बॉर्डर सोनौली लगभग 200 किलोमीटर के आसपास था। तो मेरे पास इतना समय था नहीं कि मैं रात को बॉर्डर पार कर जाऊंगा और कहीं कोई परमिशन वगैरह की मुझे कठिनाइयों का सामना कुछ ना करना पड़े, इसलिए मैंने रात्रि में नेपाल में ही विश्राम का
विचार बनाया। नेपाल में रात्रि विश्राम मैंने बुटवल के नजदीक किया, जो कि सोनौली बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। आखिरी रात्रि मेरी यहीं पर बीती। इसके बाद मेरे पास अब केवल एक दिन बचा था आने वाले संडे का, जिसमें मुझे नेपाल से शुरू होकर और ग्रेटर नोएडा तक पहुंचना। ये यात्रा का सबसे कठिन भाग था दूरी के हिसाब से तय किया जाए तो। इस दिन मुझे बुटवल से चलकर सुबह सुबह यानी संडे को, जो मेरा आखिरी दिन था, बुटवल से निकलकर सोनौली बॉर्डर आया। सोनौली बॉर्डर से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से कन्नौज और अलीगढ़ होते हुए उसी रात मैं लगभग 9:30 बजे तक ग्रेटर नोएडा पहुंच गया। ये दूरी मुझे लगभग 900 किलोमीटर के करीब पड़ी। अब मेरे 9 दिन पूरे हो चुके थे, जितनी मुझे छुट्टियां मिली थी 9 दिन। ये 10वां दिन मेरा बिमटेक में आज समाप्त होने वाला था। ये दूरी पूरी 4,500 किलोमीटर की रही, जिसने मुझे काफ़ी थका भी दिया था और इसमें हर दिन लगभग मुझे 450 किलोमीटर डेली चलना पड़ता था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक लंबी और थकाऊ यात्रा मेरे लिए रही। भूटान और नेपाल की 4,500 किलोमीटर की इस यात्रा के बाद मुझे कुछ और भी यात्राएं करने का मौका मिला, जिनमें प्रमुख है 2021 का कुंभ हरिद्वार में। इसके बाद 2022 में मुझे बिहार जाने का मौका मिला। ये यात्रा भी मैंने हमेशा की तरह मोटरसाइकिल से की थी, जिसमें शेरगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला ये एक प्रमुख जगह थी। इनके बारे में मैंने अभी तक सुना था, लेकिन इनकी खूबसूरती भी उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से कम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर बरसात के मौसम में जाएं तो आप रोहतासगढ़ किले और किसी भी हिमाचल या उत्तराखंड के हिल स्टेशन में अंतर नहीं कर पाए। एक समय स्थिति ऐसी थी कि मैं नीचे खड़ा हुआ था, जहाँ से पगडंडी शुरू होती है या कच्चा रास्ता शुरू होता है रोहतासगढ़ किले के लिए, बिहार के लिए, और किला और मंदिर जो नज़दीक हैं मुझे नीचे से दिख रहे हैं, लेकिन सड़क मार्ग से दूरी थी 35 किलोमीटर, जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो बिहार में भी काफ़ी कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करनी बाकी हैं, जिनके बारे में ज़्यादा हमने नहीं सुना है और बहुत खूबसूरत जगह है। एक जगह है तुतला भवानी। आसपास के क्षेत्र में काफ़ी मान्यता है उस जगह की। एक बड़ी झील भी है जिसमें एक झरने का पानी आता है। इन सूखे पहाड़ों से कैसे पानी आता है, कैसे पानी हमेशा बना रहता है, ये शायद एक रहस्य का विषय हो सकता है। इन सब के साथ साथ मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि दशरथ मांझी, जो बिहार के पर्वत पुरुष, माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा काटे गए पहाड़ को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहाँ पर गया, जो गया जिले में पड़ता है, गहलोर इनके गांव का नाम है। वहाँ पर पहाड़ देखा जो कि लगभग 300 मीटर की दूरी के आसपास की दूरी रही होगी, जिसको मांझी जी ने अपने हाथों से छेनी हथौड़े से काटा था। इनके परिवार से ही मिला। इनके बेटे श्री भगीरथ जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके नाती जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी यात्राओं में जो मैंने सीखा है वो 3 जरूरी चीज़ें हैं, जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, ख़ासतौर से अपने विद्यार्थियों के लिए, जिनमें एक फिजिकल एंड मेंटल टफनेस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट और तीसरा डिसिप्लिन। आप कोई भी काम करते हैं जो कि आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आपकी तैयारी भी उसी तरह से होनी चाहिए, उसी दिशा में होनी चाहिए। सुबह जल्दी जागें, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखें, जीवन में अनुशासन बनाए रखें, जिससे कि हमेशा आपको अपने कार्य को गति देने के लिए एक प्रेरणा मिलती रहे और आप रुकावट का हिस्सा ना बने। ये कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो कि हमेशा लगी रहनी चाहिए जीवन में, अन्यथा आपको कुछ बैरियर्स सामने और चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। मैं जब भी कोई यात्रा शुरू करता हूँ तो 3 हफ्ते पहले रनिंग या जॉगिंग शुरू करता हूँ। सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। अगर मानो कि मैं 5 बजे यहाँ से बाइक लेकर निकला हूँ, तो जहाँ भी गंतव्य पर पहुँचना मुझे, मैं वहाँ पर हो सकता है दोपहर तक पहुँच जाऊँ, दोपहर बाद तक पहुँच जाऊँ। रात तक मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रात्रि का वेट इंतजार करना मतलब कई सारी और चुनौतियों को बढ़ाना। आपको होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, आप प्री बुक करके गए हैं, वेदर कंडीशंस, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, तो कई सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सभी लोगों को मेरी यही सलाह है कि अपनी सेहत, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, इन चीज़ों पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखें और इन सभी का ठीक से पालन करके जीवन में इनका लाभ उठाएं।